मैं सही बताऊं, मैंने पॉडकास्ट शुरू इसलिए किया कि मैं ये कास्टिंग एजेंसी वालों की ना ये इनको एक्सपोज कर सकूं, ये किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं एक्टर्स को। सर आप बड़े सीरियस हो रहे हैं इसमें। मैं अरे यार मैं परेशान हो गया हूँ, जहाँ जाओ कितने साल हो गए मुझे करते करते, कितना दुख होता है इन लोगों को देख करके, मैं बता नहीं सकता आपको। सर ये प्रोफाइल भेजते हैं, नो ट्वीट नो ट्वीट नो ट्वीट। गरीब बच्चे हैं सर, इन्हें बख्श दो प्लीज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग फील्ड से लोगों को लाते हैं और अपने मंच पर बुलाकर आपसे रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो उभरते हुए कलाकार हैं और साथ में एक कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, और जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जिनको अभिनय के क्षेत्र में रुचि है कुछ करने की, उनको मंच देते हैं, मौका देते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस फील्ड में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से नए एक्टर्स उनके साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जानेंगे इस क्षेत्र की बारीकियों को, क्या इसमें समस्याएं हैं और कैसे जो सपने बुनते हैं लोग एक्टर बनने के, किस तरह से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्वागत कीजिए संजू नागरवाल का। सर बहुत बहुत स्वागत द पब्लिक मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। द पब्लिक मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नंदन वंदन अभिनंदन। कैसा चल रहा है सर जीवन? सर जीवन तो आपको पता ही है कास्टिंग डायरेक्टर का और एक्टर का कैसा होता है। बड़ा टफ होता है। बहुत टफ सर। डेली एक कास्टिंग में हेक्टिक शेड्यूल, डेली एक्टर्स की प्रोफाइल आना, उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनको फाइनल करना, ऑडिशंस मंगाना, बस यही चलता रहता है। लेकिन आपके तो जो सपने लेके लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, उनकी तो कुंडली भाग्य आप ही के हाथ में है भाई, ये भी तो है। सर बिल्कुल है कुंडली भाग्य, बट हमसे भी सुपीरियर लोग हैं आगे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स वगैरह, प्रोड्यूसर्स जो एक्टर्स को फाइनल करते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, एक ज़रिया है जो एक्टर्स की प्रोफाइल लेके उनको शॉर्टलिस्ट करके और डायरेक्टर तक पहुंचाने का और प्रोड्यूसर तक को पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये पूरी दुनिया क्या है, थोड़ा सा समझाइए। कास्टिंग डायरेक्टर का एक्चुअल दुनिया क्या होती है, क्या काम होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा। सर बेसिकली कास्टिंग में काम तो आजकल ये पिछले 10-15 सालों से ही कास्टिंग डायरेक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल आया है इंडस्ट्री में। इससे पहले कास्टिंग डायरेक्टर शायद नहीं हुआ करते थे, डायरेक्टर ही एक्टर्स को फाइनल किया करते थे। अभी क्योंकि बर्डन ज़्यादा हो गया है और एक्टर्स इतने हैं कि उनमें से चूज़ करना टैलेंट को काफ़ी मुश्किल हो गया डायरेक्टर के लिए। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर की पोस्ट जो है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट ये है सर। सभी एक्टर्स अपनी प्रोफाइल हमें भेजते हैं, उनमें से हम कुछ चुनिंदा एक्टर्स को जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं या बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करके फिर डायरेक्टर तक पहुंचाने का काम करते हैं और प्रोड्यूसर तक को पहुंचाते हैं। ये आपका काम हो गया जी। लेकिन ये कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई कास्टिंग एजेंसी जो है शुरू करनी चाहिए? सर अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं पिछले लंबे सालों से एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। मैंने काफ़ी टीवी सीरियल्स वगैरह में काम किया है। तो अब मुझे लगा कि भाई एक्टर्स को ऐसे काम तो मिलता नहीं है, तो साथ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था, मतलब लगभग 7 से 8 साल से एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था। मैंने 3-4 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने इंडिपेंडेंट अपनी एजेंसी डाली जिसका नाम है SN फिल्म प्रोडक्शन। तो अब हाल ही में मैंने एक सीरीज़ की कास्टिंग की है जो स्टेज ऐप पे आई है, शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा, भर्ती माफिया। हाँ, धूम मचा रही है स्टेज पे आजकल। जी जी सर जी। तो उसकी मेन कास्टिंग मैंने की है। मेन कास्टिंग डायरेक्टर सीरीज़ का मैं हूँ, और आपको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उसका मेन हीरो भी मैं ही हूँ। अच्छा। जी सर।
हमने वो देखा है, ट्रेलर मेरे पास आया था तो देखा था, अच्छा था उसमें काफ़ी। तो ये थोड़ी सी जर्नी अपनी बताइए कि एक्टिंग की जर्नी आपने कैसे शुरू की, कौन सा पल था ऐसा जो आपने सोचा नहीं यार एक्टर बनना है? सर पहले से तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि एक्टर बना जाए। मैं डीएवी कॉलेज फरीदाबाद से पास आउट हूँ। उस कॉलेज का मैं 2011 से 13 तक वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ अखिल भारतीय विद्या परिषद में। तो मेरा कहीं ना कहीं रुझान था पॉलिटिक्स में। अच्छा। जी सर, एक्चुअली क्या है ना, अब एक्टर का भी सेम फील्ड है लाइमलाइट में, पॉलिटिक्स का भी वही है बस मतलब दोनों जगह एक्टिंग करनी है आप? दोनों जगह एक्टिंग करनी होती है बेसिकली, नेता अभिनेता, बस दो शब्दों का फ़र्क है। अच्छा। तो नेता की जर्नी चलते चलते कुछ दोस्त बने, तो फिर उन्होंने अभिनेता की तरफ धकेल दिया मुझे। तो आपका अपना कोई चॉइस नहीं थी, अपने मन से आपका नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था सर, क्योंकि कॉलेज पास आउट मैंने किया था 20-21 साल की उम्र में। तो इतने ना तो मैच्योर थे और ना कुछ गाइडेंस अच्छी थी कि क्या किया जाए। तो बीकॉम की थी तो सोचा बैंक वैंक में जॉब करेंगे या फिर पॉलिटिक्स साथ साथ चलती रहेगी। बट पता चला पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रगल है। तो जब कॉलेज पास आउट हुए तो एक दोस्त ने बोला कि भाई एक्टर बनते हैं। तो मैंने कहा चलो बॉम्बे सीधे बॉम्बे एक्टर बनना है तो चलो बॉम्बे। तो उसने कहा अरे ऐसे एक्टर थोड़ी बनते बॉम्बे जाके। तो मैंने कहा भाई कैसे बनते हैं? उसने मुझे बताया कि भाई पहले एक्टिंग सीखनी होती है, थिएटर करना होता है। क्या अच्छा थिएटर करना होता है? वो क्या होता है? ये थिएटर में आपको सिखाते हैं एक्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन, इम्प्रोवाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह सिखाते हैं। उसके बाद आप एक्टर बनोगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या? तो कह रहा हाँ भाई इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा दिल्ली। मैंने कहा दिल्ली तो बड़ा दूर है। तो उसने कहा दिल्ली में हब है एक्टर्स का, मंडी हाउस एक जगह थी जो मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली बार 2014 में वहाँ कदम रखा था। तो हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, जो जिससे बड़े बड़े कलाकार निकले हुए हैं, राजपाल यादव साहब, अनुपम खेर साहब, नसीर साहब। तो मैं कहा यार ये तो अच्छा है, तो हम भी इससे पढ़ेंगे, हम भी बड़े एक्टर बनेंगे। तो कहा भाई ऐसे नहीं होता, इसके लिए क्राइटेरिया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कम से कम 5 प्ले, स्टेज प्ले किए होने चाहिए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा टफ है, अब 5 प्ले। ये 2014 की आप बता रहे हैं? जी जी जी। मैं 2000 के आसपास, 2000 से पहले की भी बता रहा हूँ आपको। मैं भी गया था एक बार लेकिन उस वक्त क्राइटेरिया ग्रेजुएशन के बाद जो प्ले 10 का था। अच्छा 10 का था? 10 प्लेस का था। लेकिन ये नहीं था कि आप डिफरेंट उससे वो करो, चाहे आपने स्कूल लेवल पे किया हुआ है, कहीं भी किया हुआ, ये तब ऐसा था। हाँ। चलिए खैर, तो फिर वहाँ से सर ये कहा कि भाई अब 5 प्ले कहाँ से लाएं। तो फिर वहाँ पे कुछ एनएसडी के अंदर सिखाते थे, उनसे हमने संपर्क किया, फिर सीखा कुछ टाइम। फिर एक थिएटर ज्वाइन करा मैंने, मकाम थिएटर जिसका नाम था, उसके साथ मैंने किया। फिर एनएसडीएन थे एक हैप्पी रंजीत साहब, उनके साथ मैंने वर्कशॉप की 2014 में। फिर 2-3 साल तक थिएटर किया, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। तो छोटे मोटे काम किए, सावधान इंडिया, प्यार इश्क गुना। प्यार इश्क गुना एक सीरियल था जी हिंदुस्तान पे जो आता था, उसमें मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एज ए लीड काम किया था। ओके। तो वो मेरा तो एक ये काम बड़ा आपको काम था। कितने टाइम बाद मिल गया, मतलब इंडस्ट्री में जब आप गए तो लीड? सर अब ये लगाइए कि भाई अपने आप को 2-3 साल तक तो घिसा, सीखा, समझा, ऑडिशंस दिए बैक टू बैक, तब जाके किसी ने भाई लुक के अकॉर्डिंगली एक सीरियल हमें दिया। एक एपिसोड मैंने किया था उसका एज ए लीड, वो मेरा पहला काम था। उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई फिल्म लाइन में, फिर थिएटर छोड़ दिया और फिल्म लाइन की तरफ करते गए। फिर डीडी नेशनल के कुछ शोज़ किए, डीडी किसान के कुछ शोज़ किए। तो अलग अलग इस तरीके से शोज़ करते करते फिर फाइनली एक सीरीज़ की जिसमें मेन लीड काम किया, और उसके साथ साथ कुछ म्यूज़िक एल्बम किए बी फॉर यू म्यूज़िक के लिए। तो ये इस अपना तरह से आपका रहा। अच्छा, जैसे आपने थिएटर किया? जी सर। और उसके बाद आपने सिनेमा किया जी। तो दोनों की विधा में, एक्टिंग में थोड़ा सा बताइए क्या फ़र्क क्या रहता है? सर देखिए फ़र्क तो दोनों में बहुत ज़्यादा है। अब थिएटर में क्या होता है सर, थिएटर में बहुत लाउड एक्टिंग होती है। हम परफॉर्मेंस करते हैं तो ऑडियंस दूर तक बैठी होती है, उन तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी होती है, तो हम बड़ा चिल्लाएंगे,
चारों तरफ जाग जाओ, इस तरीके से आवाज़ें, हम चीख रहे हैं, दूर तक आवाज़ें पहुंचानी है, क्योंकि हम धीरे बोलेंगे तो आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पाएगी। बट सेम अगर हम सिनेमा में जाते हैं तो हमें दूसरों तक आवाज़ नहीं पहुंचानी, हमारी आवाज़ ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। कैमरा हमारे सामने है, बहुत साइलेंटली बोला जाता है, बहुत नॉर्मल शटल होके बोला जाता है, तो दोनों में सर आवाज़ का और एक्सप्रेशंस का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी अच्छा, जैसे अब बहुत सारे OTTs आ गए हैं जी और बहुत सारा कंटेंट है उन पे देखने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा है, जितना चाहिए पब्लिक को, दर्शकों को, उससे ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बहुत ज़्यादा OTT आने के बाद एक्टर्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़, कितनी संभावनाएं जो है एक्टिंग फील्ड में काम करने के लिए बढ़ी हैं? सर, OTTs के आने से सिनेमा पे कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा है, क्योंकि थिएटर पे फिल्म नहीं चल पा रही, क्योंकि अब आपके हाथ में फ़ोन है, उसमें OTTs अवेलेबल हैं, आप दिन भर उसी में फ़िल्में देख रहे हैं, उसी में सीरियल्स देख रहे हैं, उसी में वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आप जाना ही नहीं चाह रहे थिएटर्स की तरफ। तो इससे फिल्मों पे प्रभाव पड़ा है। बट OTTs के आने से हाँ, कलाकारों को ये है कि कुछ हद तक काम मिलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि सर एक समय में पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल 10 फिल्में बन रही हैं, आज 10 OTTs हैं, 10-10 फिल्में बना रहे हैं, तो 100 फिल्में हैं। तो काम थोड़ा बड़ा है OTT के आने से, बट फिल्मों पे इस पे प्रभाव पड़ा है। फिल्म थिएटर पे नहीं चल पा रही, फिल्म सभी लोग फ़ोन में देख रहे हैं, आजकल लीक हो जाती हैं या OTTs पे आ जाती हैं, तो लोग वेट करते हैं कि 15 दिन बाद तो OTT पे आ ही जाएगी, तो हम OTT पे देखेंगे, थिएटर पे नहीं जाते। ओके, आपकी कास्टिंग एजेंसी पर आते हैं दोबारा। अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए आप कास्टिंग करते होंगे। कितनी बात ये सही है, बहुत जगह हम जब सुनते हैं कि प्रोडक्शन हाउस पैसे मार लेते हैं कास्टिंग एजेंसी के, आपका कुछ अनुभव रहा ऐसा? सर, मेरा बिल्कुल अनुभव रहा इस तरीके का, मेरे साथ भी हुआ था। अभी मैंने आपसे एक सीरीज़ का जिक्र करा था, भर्ती माफिया। उस सीरीज़ में मैं एक्चुअली प्रोड्यूसर से वाया जुड़ा था, एक कोऑर्डिनेटर के थ्रू। ओके। तो उस सीरीज़ में फिर मैं कास्टिंग तो कर ही रहा था, बट किसी के थ्रू कर रहा था। कुछ 2-3 दिन के शूट के बाद वो बंदा डिच कर गया प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट मेरे को अप्रोच किया। अच्छा, मतलब आप किसी दूसरी कास्टिंग एजेंसी को असिस्ट कर रहे थे? नहीं सर, कोऑर्डिनेटर को असिस्ट कर रहे थे। एक लाइन प्रोड्यूसर था, लोकल लाइन प्रोड्यूसर, उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। तो उसके माध्यम से था मैं, तो जो मेरी पेमेंट आनी थी उसके माध्यम से आनी थी, क्योंकि उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। तो 2-3 दिन बाद वो काम छोड़ देता है और एजेंसी मुझे डायरेक्ट हायर कर लेती है कि इस चेन के बजाय आप सीधा मेरे पास आएँ। मैं कहा हाँ, मैं कहा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, पेमेंट आपको मेरी तरफ से मिलेगी, ये श्योरिटी है। मैं कहा ओके है। अब 2 दिन उधर मैं काम कर चुका था उसके थ्रू, तो वो पेमेंट तो मिली नहीं, मुझे लगा अब ये लोग देंगे। तो अब फाइनली काम ख़त्म होने के बाद प्रोड्यूसर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो देंगे ही नहीं, आप तो उसके थ्रू थे 2 दिन तक, हम तो बाकी के 10 डेज़ की आपको पेमेंट करेंगे, वो 2 दिन की आप जाने और वो जाने। अब यहाँ तो मैं फंस गया कि भाई मुझे एक्टर्स का भी पैसा देना है, बाकी लोगों का भी देना है, 2 दिन की पेमेंट मैं कहाँ से दूंगा। तो लगभग मेरा 50-55 हज़ार रुपये था जो प्रोड्यूसर ने नहीं दिया। अब ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर ने नहीं दिया या उस बंदे ने नहीं दिया, अगर वो लोग चाहते तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, वो मुझे पे कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, तो मेरा वहाँ पैसा फंसा। उसके बाद फिर उन्हीं लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ की जो चौपाल OTT के लिए बनने जा रही थी, उसकी मैंने पूरा प्री प्रोडक्शन करा, 3 महीने की मेरी मेहनत थी। उनकी तरफ से मुझे लगभग 1.5-2 लाख एडवांस आया था, जो मैंने कुछ बड़े एक्टर्स को, मनोज बख्शी साहब को, मुश्ताक खान साहब को बुक करने में दे दिया, बड़े डायरेक्टर्स आ रहे थे बॉम्बे से, उनको बुक करने में दे दिया। तो कुछ पैसा पॉकेट से भी खर्च हुआ था। तो फाइनली शूटिंग से 1 डे बिफोर प्रोड्यूसर ने बैक स्टेप कर लिया कि हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, इसे बंद कर दो। मैं कहा कोई इशू नहीं, मैम कर देते बंद, जो बैलेंस है आप क्लियर कर दीजिए। तो मेरे से कहती हैं वो लेडी कि बैलेंस किस बात का, तुम्हें दिया तो है एडवांस। अब कोई उनको बताए कि जो एडवांस दिया है वो तो मेरे पास प्रूफ है, मैंने इन लोगों को पे किया है।
आप मेरे फ़ोन पे चैट्स मतलब देखो। आपने इतना जो मेहनत की है वो उस प्रोजेक्ट के लिए, जी, वो पानी हो गई, वो पानी हो गई सर। जीरो। 3 महीने की मेहनत शून्य हो गई मेरी। मतलब उन लोगों को ये तक नहीं आया कि अगले ने 3 महीने मेहनत की है, और जो पैसा हमने इसको पे किया है वो तो ये पे कर चुका है आगे मार्केट में, और अपनी पॉकेट से 3 महीने तक इसने खर्चा किया है। लोकेशंस रैकी करना, डायरेक्टर हायर करना, फूड ट्रैवल हायर करना, सारी चीज़ें हायर करना वो मेरे हाथ थी। तो अब 3 महीने से मैं सफ़र कर रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त 3 महीने भरी धूप में गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कभी स्कूटर लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरा पेट्रोल सब पानी, मेरा खर्चा उन्हें दिखाई नहीं। टाइम और आपकी एनर्जी जो है, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट सर। हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, और एक्सपीरियंस भी बुरा रहा। एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा सर। 1 सवा लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ था। मैंने प्रोड्यूसर को बोला मेरे पैसे मुझे दे दीजिए आप, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं देंगे, आपसे जो होता है उखाड़ लीजिए। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में संजू जी आपके बैकिंग में कोई नहीं होता? जैसे एक्टर्स के लिए सिंटा है, या अब तो बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं, बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जी। तो जब आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, ऐसे कुछ पेमेंट के लेन देन को लेकर, तो आपकी सपोर्ट के लिए कोई सिस्टम नहीं है? सर एक्चुअली सिस्टम भी है। अब सिस्टम के पास मेरे जैसे बहुत से लोग जाते हैं। एक्चुअली कुछ जो आउट ऑफ इंडस्ट्री के लोग हैं सर, वो बड़ा गमन करते हैं फिल्म लाइन के अंदर, तो उनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बदनाम है। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि जो जेन्युइन प्रोडक्शन होते हैं वो आपके पैसा मारे। जो कुछ नौसिखिए आते हैं ना सर, वो पैसा मारते हैं, उनकी नीयत ख़राब होती है। अब उन लोगों पे एक्शन हो तो हो कैसे? ना तो वो कहीं रजिस्टर्ड है, ना कहीं प्रोड्यूसर्स हैं वो, तो उन पे कंप्लेंट करके भी हम क्या करें? उनका ना तो प्रोड्यूसर कार्ड हम कैंसिल करा सकते, ना कुछ करा सकते, क्योंकि वो है ही नहीं, उनका अस्तित्व भी नहीं है कहीं। तो इस सिचुएशन में सर मैंने कंप्लेंट भी की थी उन लोगों की। हो सकता है उस उधर से उनके पास कुछ कॉल्स वगैरह आई होंगी, आई डोंट नो, बट मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ, और मज़ा नहीं आया मुझे बिल्कुल काम करके। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि सर दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा मार लेते हैं, बहुत से। मेरे उससे पहले भी एक कोऑर्डिनेटर था, उसने कुछ 30-35 हज़ार की पेमेंट मारी है, 1 सवा लाख की इन्होंने मारी है, 50 हज़ार की पहले मारी है। तो बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में ऐसे। मतलब जब भी आप नए लोगों के साथ काम करने के लिए जाएंगे तो ये रिस्क रहेगा। और ये रिस्क ना रहे, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एडवांस लीजिए। अब वो सामने वाला एडवांस आपको देगा नहीं, तो सर काम करे तो करे कैसे कोई कास्टिंग वाला? और कास्टिंग जिनकी आप कास्टिंग कर रहे हैं, उनको आपको पेमेंट करना ही करना है? वो तो करना है सर। अब एक्टर तो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए हैं। अब एक्टर्स को मैंने हायर किया है, तो उनकी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका मेहनताना उन तक पहुँचे, चाहे मैं पॉकेट से दूँ, मुझे आगे से मिले ना मिले, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको दूँ। अगर मैं उनको ये बोल दूँ कि मुझे आगे से नहीं मिला, मैं आपको कहाँ से दूँ, तो मेरा मार्केट में नाम ख़राब कर देंगे कि भाई फ़लाना कास्टिंग वाला संजू नागरवाल पैसे ही नहीं देता, ये तो खा जाता है पैसे। तो सर इस छवि को बनाए रखने के लिए अब पॉकेट से देना पड़ता है पैसा समटाइम। मैंने पॉकेट से दिया था वो सारा पैसा, जो मेरा पहले फंसा था, उसके बाद फंसा, सबको मैंने जेब से दिया था। अच्छा, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो क्या करें कि उनको इंडस्ट्री में काम मिले? और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर एस्पायरिंग एक्टर्स को चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और न्यू कमर एक्टर्स को कहना चाहूँगा कि पहले कहीं से सीख के आएँ। सीखना बहुत ज़रूरी है सर। अब समटाइम मेरे पास खुद ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं सर, जिन लोगों ने कभी थिएटर नहीं किया, एक्टिंग नहीं की, कहीं पे वर्कशॉप नहीं ली, और वो एक्टर बनने की इच्छा रखते हैं अपने मन में। अच्छी बात है, रखनी चाहिए, बट पहले सीख के आओ। अब उन लोगों को सेंस ही नहीं पता ऑडिशंस कैसे देते हैं या इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे वर्कशॉप की भी बात है जी, तो बहुत से जो लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, सोचते हैं हम वर्कशॉप कर लेंगे तो काम मिल जाएगा, जबकि वर्कशॉप जो है वो मुझे लगता है कि आपके क्राफ्ट को सिर्फ पॉलिश करने के लिए पॉलिश करते हैं वो की जाती है। जी जी। खैर, तो एक तो ये हो गया कि उनको सीख के आना चाहिए। सीख के आना चाहिए सर। सर एक्टर को सबसे पहले सीख के आना चाहिए, उसके बाद अब लोगों को ये नहीं पता एक्टर्स को कि प्रोफाइल कैसे भेजी जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक्टर को क्या चाहिए, सबसे पहले अपनी 4 फ़ोटोज़ भेजे सिर्फ,
जिसमें 2 क्लोज़अप होनी चाहिए, 2 फुल लेंथ हों, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए शॉर्ट, और एक डिटेल नेम एज हाइट, उसी में अपने वर्क लिंक ऐड कर दो। इंट्रोडक्शन वीडियो, ऑडिशन वीडियो, आपने जो प्रीवियस में काम किया है, अगर नहीं भी किया तो आप अपने ऑडिशंस बनाइए घर पे, अच्छे ऑडिशंस बनाइए, यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए, वहाँ से लिंक बना के दीजिए। समटाइम एक्टर से मांगा जाता है अपना कुछ ऑडिशन भेजिए या लिंक दीजिए, हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये जवाब आता है, हमारे पास तो है ही नहीं। तो सर ये अब हमें भी सुन के बड़ा अजीब लगता है कि मतलब एक्टर का ये रिवर्ट आ रहा है कि हमारे पास तो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके पास नहीं है। भाई आप सीखिए, मेहनत कीजिए, ऑडिशन बनाइए, घर पे बनाइए ऑडिशन, उसको यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए, वहाँ से लिंक निकाल के दीजिए। तो है ना, एक क्राइटेरिया है, मगर एक्टर बहुत से लोग हैं सीखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। अब कई बार ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कोई एक्टर आ गया, उसका आपको लगा इंट्रोडक्शन अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है, लेकिन उसको भेज दिया काम करने के लिए सेट पे, और वहाँ देखा तो वहाँ कुछ और ही सीन है? सर होता है ऐसा, सर पकड़ के बैठा हुआ, यार ये किसको भेज दिया? सर बिल्कुल होता है ऐसे। अभी हाल ही में ही मैं एक ऐड कर रहा था, उसमें हुआ था मेरे साथ। मैंने एक एक्टर को कास्ट किया था, अब मुझे जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया चाहिए था उसमें वो सेट बैठ रहा था। तो अब हालांकि इतना बड़ा सीन नहीं था, एक ही सिंगल सीन था, तो मैंने क्या है उसको लुक के अकॉर्डिंगली फाइनल कर दिया। मैं कहा एक सिंगल सीन है तो उसको कर ही सकता है, इतना तो आता ही है आजकल सभी को। अब जब एक्टर को सेट पे भेजा तो फंबल मारे, डिक्शन खराब, तो अब सुनने को मिले डायरेक्टर से कि भाई किस एक्टर को भेज दिया। तो उससे भी क्या है सर, समटाइम हमारी छवि खराब होती है, तो हमें बड़ा सोच समझ के एक्टर को कास्ट करना पड़ता है, उनका ऑडिशन लेना पड़ता है, इंट्रो मंगाना पड़ता है, समटाइम घर से मंगवाते हैं ऑडिशंस, कुछ हद तक समझ में आता है तो फिर ऑफिस बुला के उनका ऑडिशन लेते हैं। एक्टर का ये भी सुनने में आता है, लोग कह देते हैं कि नहीं यार बॉडी शॉडी बनाओ, बढ़िया लगते हो, तो अपना सेलेक्ट हो जाओगे, तुम तो हीरो हो जाओगे, हीरोइन हो जाओगे। लेकिन ये एक अलग क्राफ्ट है जिसको मुझे लगता है सीखना चाहिए। बिल्कुल मैं सर। ऐसा देखता हूँ कि जहाँ डिक्शन की बात है, बहुत ज़रूरी होता है डिक्शन। जी जी। जो एक्टर बनना चाहते हैं वो फालतू की चीज़ों में खर्चा, टाइम, एनर्जी सब झोंक देते हैं जी। अपने शौक पे खर्च करते हैं, अपना मेकअप और ये और जिम और पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। लेकिन जहाँ क्राफ्ट की बात होती है, जहाँ कुछ सीखने की बात आती है, तो ना वो टाइम देना चाहते, ना वो पैसा खर्च करना चाहते। कितनी सच्चाई है मेरी इस बात में? सर आपकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है। एक्टर बनने के लिए आपको ना बॉडी चाहिए, ना आपको गुड लुकिंग दिखना चाहिए। आप अगर हो सुंदर तब भी आपको काम मिलेगा, अगर आप सुंदर नहीं हो तब भी आपको काम मिलेगा, मगर आपको एक्टिंग आनी चाहिए। सबसे मेन बात है, आप कैसे दिखते हो ये सेकेंडरी है, आपको काम करना आना चाहिए। एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, अच्छे दिखेंगे, 100 लोगों में से अलग पहचानने में आएंगे तो हमें काम मिल जाएगा। नहीं सर, आप 100 की भीड़ में अगर सबसे बदसूरत भी होंगे, अगर आपको एक्टिंग भी आती होगी, एक्टिंग आती होगी, तो उन 100 लोगों में से सबसे अलग आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो मेरा तो ये मानना है सर, बॉडी वगैरह सेकेंडरी है, एक्टिंग बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग आनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, एक्टर बनने के लिए आपको इंसान बहुत अच्छा होना चाहिए, नेचर वाइज, और नीयत साफ़ होनी चाहिए एक्टर बनने के लिए। आजकल मैं देखता हूँ लोगों को नीयत ही ख़राब है, सोच अच्छी नहीं है, अपने दोस्त के लिए उल्टा सीधा सोचते हैं, तो कहाँ से एक्टर बनेंगे? यूनिवर्स सब देखता है। एक मिथ और है जी सर, कि जिसका इंडस्ट्री में जान पहचान है, कोई आका है, कोई बॉस है, गॉडफादर है जी, उनको मिल जाता है काम, और जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, सोर्सेज नहीं है, उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, सालों साल घिसना पड़ता है, तब शायद कहीं जाकर के काम मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, अनस्टेबल है। सर ये बात काफ़ी हद तक सच है कि अगर इंडस्ट्री में आपके कोई जानकारी है, या आपके कोई रिलेटिव है, या कोई आपका परिचित है, दोस्त है, तो काफ़ी हद तक वो आपकी हेल्प करता है काम दिलाने में। बट वो आपको एक बार काम तो दिला सकता है, बट साबित आपको खुद से करना होगा।
कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। उसने आपको काम दिलाया और आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए तो सेकंड टाइम तो आपको अप्रोच ही नहीं करेगा वो, फिर आपको लगना वही भीड़ में पड़ेगा। ये भी है, बहुत सारे नामी ग्रामी प्रोड्यूसर्स के, एक्टर्स के जो किड्स आए हैं जी नहीं कर पाए कुछ। जी सर, 1-2 बार तो लॉन्च हो गए लेकिन उसके बाद तो गुम हो गए। क्योंकि प्रूफ खुद को करना पड़ेगा आपको। एक बार आप फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या आपके फादर साहब प्रोड्यूसर हैं तो आपको लॉन्च तो कर देंगे, बट आप ऑडियंस के समझ में आनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हीरो आपको ऑडियंस बनाती है ना कि प्रोड्यूसर। फिलहाल अभी आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं? सर अभी कुछ एड्स वगैरह हमारी चल रही हैं, दिल्ली में ही कास्टिंग चल रही है मेरे स्टूडियो पे ही। इसके साथ साथ सर एक फ़िल्म की अभी हम कास्टिंग कर रहे हैं, अगले महीने से मैं स्टार्ट करूँगा, जो कि मैं एक रीजनल फिल्म कर रहा हूँ। उसके बाद और भी कुछ फिल्में हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो बाकी अभी है लाइनअप। तो बाकी मेरी एजेंसी का पेज है सर, एसन फिल्म प्रोडक्शन। आपके दर्शक जो न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो वहाँ जाके रेगुलर स्टोरी चेक करके हमारी अपकमिंग कास्टिंग देख सकते हैं। अच्छा, आपके पेज पे जा करके वो देख सकते हैं किसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट वहाँ पोस्ट होती हैं स्टोरी पे। हम कोई भी कास्टिंग कर रहे हैं या किसी फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं या फिर ऐड की कास्टिंग कर रहे हैं तो स्टोरी पे पोस्ट कर दिया जाता है। एक्टर्स वहाँ से स्टोरी पे चेक करके, मेरा पर्सनल नंबर होता है वहाँ पे दिया गया, तो उस पे जाके मुझे प्रोफाइल भेज सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मुझे 4 फ़ोटोज़ से ज़्यादा मत भेजिएगा। समटाइम होता है सर एक्टर्स मुझे 50-50 फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, अब क्या करेंगे 50 फ़ोटोज़ का हम, तो हम तो ओपन ही करके नहीं देखते, बम्बार्ड ही कर देते हैं बहुत ज़्यादा सर। बैक टू बैक फ़ोन बीप हो रहा है, बीप बीप बीप। ये तो बल्कि और ज़्यादा काम ना मिलने की गारंटी हो गई फिर। बिल्कुल, ये बड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है सर। मतलब आप एक्टर हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि प्रोफाइल कैसे भेजते हैं, इतना तो आपको आना चाहिए। अगर इतना भी आपको नहीं आता तो मुझे नहीं लगता आप एक्टर बन पाएंगे। अच्छा, मेरी मैं मान लो अपनी एज में मैं एक्टिंग करना चाहूँ तो मेरी प्रोफाइल तो आपको सामने से दिख ही रही है ऐसे करके, लेफ्ट राइट फ्रंट। मुझे क्या करना चाहिए कि मैं भी थोड़ा अपना भाग्य आजमा लूं? भाग्य बिल्कुल आजमाइए सर, इंडस्ट्री के दरवाजे सभी के लिए ओपन है। सब लोग अपना लक आजमा सकते हैं। कुछ नहीं सर, उसके लिए आप भी इंट्रो बनाइए और अपनी 4 फ़ोटोज़ और एक घर पे ऑडिशन बना के यूट्यूब पे पोस्ट कीजिए। अच्छा, और अभी आपने बताया कि आप एक्टर हैं तो कुछ करके दिखाइए। मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आया हूँ क्या? मैं जहाँ जाता हूँ, जिस भी कास्टिंग वाले के पास जाओ, कुछ करके दिखाओ। अरे भैया जा करके देखो उनको, जो कास्टिंग एजेंसी के सामने जो लड़के लड़की खड़े होते हैं ना सर, और बात तक तो आप लोग करते नहीं। आप एक्टर की बात कर रहे हैं, कहाँ से एक्टर क्या कर लेगा बेचारा? सर आपने कहा था आप एक्टर, मैं तो बस, अरे आप तो बुरा मान रहे हैं सर। मैं सही बताऊं, मैंने पॉडकास्ट शुरू इसलिए किया है कि मैं ये कास्टिंग एजेंसी वालों की ना, ये इनको एक्सपोज कर सकूं, ये किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं एक्टर्स को। अरे सर आप बड़े सीरियस हो रहे हैं इसमें। अरे यार, मैं परेशान हो गया हूँ। जहाँ जाओ कितने साल हो गए मुझे करते करते, कितना दुख होता है इन लोगों को देख करके, मैं बता नहीं सकता आपको सर। ये प्रोफाइल भेजते हैं, नोट फिट। गरीब बच्चे हैं सर, इन्हें बख्श दो प्लीज। काफी है सर इतनी एक्टिंग। अरे सर आपने मुझे सच में डरा दी, आप एक्टिंग कर रहे थे क्या? अरे सर सीरियसली मुझे लगा अचानक से क्या हुआ इनको, मतलब इतनी। अरे सर ऐसे भी आपको एक्टिंग करने के लिए यही मिला सर। अच्छा चल, संजू नागरवाल साहब, आपकी कास्टिंग एजेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से एस्पायरिंग एक्टर्स को मौका देते रहें, उनके सपनों को पूरा करते रहें। एज एन एक्टर भी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब तरक्की करें, बहुत नाम कमाएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। तो
ये थे हमारे साथ संजू नागरवाल साहब, एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर। फिर किसी और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे किसी और फील्ड से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।